ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. Question hour. Question number 181. Honorable Shri R. Dharmar. प्रश्न क्रमांक 181। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क रोजगार सृजन योजनाओं की प्रगति का तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है? ख पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है? ग क्या ऐसी योजनाओं से वास्तव में देश में बेरोजगारी कम हुई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और इन योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से निकासी लाभ विड्रॉल बेनिफिट के संबंध में क्या संशोधन किए गए हैं? घ क्या सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने का विचार रखती है? अंग यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और च इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है? माननीय मंत्री जी। डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, मिस्टर आर धर्मार, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, फर्स्ट क्वेश्चन। So will the Minister of Labour and Employment please to the state the details of the progress of the employment grant generation schemes state-wise, including in the Tamil Nadu. The details of fund allocated and utilized for the such schemes during the last 3 years within Tamil Nadu. The whether such schemes can be actually reduced in the unemployment, it is in the country. If so, the details thereof along with the amendments made under these schemes, especially with the regard to the withdrawal benefit. The whether government proposes to Thank you. Please be specific. Urban employment. Please be brief and specific. Guarantee scheme and the lines of the NGNRECA. If so, the details thereof and the time for which it is likely to be the Please be brief to your question. Thanks. Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय डेप्यूटी चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि तमिलनाडु में भारत सरकार ने पिछले सालों में कितना खर्च रोजगारी सृजन करने के लिए करा। मेरा उत्तर है कि कुल मिला के रोजगारी सृजन करने की 8 महत्वपूर्ण योजना जो मोदी गवर्नमेंट ने चलाई है, FBRY, PMMY, मनरेगा योजना, PM स्वनिधि योजना और RAC योजना, इस टाइप की योजना के पीछे 2021-22 में 42 करोड़ रुपीस और 22-23 में 54,000 करोड़ रुपीस और 23-24 में 70,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु के लिए आवंटन करा गया है। Thank you. Second supplementary. So whether the government is proposing for any program under any of the these schemes to cover fishermen and Tamil Nadu, the details thereof. And whether the government is proposing to launch any program, the migrant employment generation program. This is specifically for the migrants of the Sri Lankan Tamils. Whether the government is proposing to set up the institute to conduct the training programs of them. Whether the government is proposing to increase the wages being provided under these schemes. Please be brief. For NGNRECS. माननीय मंत्री जी। सर, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि रोजगारी सृजन के लिए कौन सी योजना चल रही है और उसमें आप कुछ विस्तार करना चाहते हैं कि नहीं। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं बताना चाहूँगा कि रोजगार सृजन करना ये बहुत आवश्यक होता है और हमारी सरकार ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने देश में रोजगारी का सृजन हो उसके लिए कई योजना चलाई है और उसका ये नतीजा ये निकला है कि जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था वो डाउन होकर आज 3.2% तक पहुंचा है और आने वाले दिनों में और कम होगा। लेकिन ये तब संभव हुआ है, उसके लिए सरकार की ओर से प्रयास हुआ है।
मैं मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही योजना का केवल ब्यौरा देना चाहूंगा तो कुल मिला के 15 ऐसी योजना है जो हमारी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए चालू करी है। हमने एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा सर्विस नेशनल कैरियर सेंटर चालू करा, जिसमें कोई भी युवा हो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जो जॉब देना चाहते कंपनी हो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पर जाके वो रजिस्टर करते हैं। ऐसे 30 लाख जॉब देने वाले का रजिस्ट्रेशन है और उसके पर जिसको जॉब चाहिए उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है और वो लाखों की संख्या में वहां से लोगों को रोजगारी मिली है। मैं उसको आगे जाके बताऊंगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये योजना के द्वारा, ये योजना 2016 में चालू हुई है, यानी कि हमारी सरकार ने चालू करी। उसमें कुल 1,21,00,000 रोजगार का सृजन हुआ, लोगों को रोजगारी मिली। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये भी हमारी सरकार ने चालू करी। हमारी सरकार ने जो योजना चालू करी है उसका लाभ तमिलनाडु को भी मिल रहा है। वैसे ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा रोजगार सृजन हो रहा है। वैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार भी सृजन होता है, रोजगारी का अवसर भी मिलता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्वयं पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। ये बजट में भी पहले 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिलता था। ये भी कोई टाइप की गारंटी की आवश्यकता नहीं। एक समय था जब कोई बैंक के लोन के लिए जाते थे तो बैंक कहते थे आप इनकम टैक्स दे रहे हो, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। जो बैलेंस होता और इनकम टैक्स दे पाए इतनी स्थिति होती तो वो क्यों बैंक के पास जाता। लेकिन ऐसे गरीब युवक युवती जो धंधा रोजगार स्वनिर्माण स्वयं करना चाहते हैं, मुद्रा योजना के द्वारा कुल मिला के 18.29 करोड़ ऋण स्वीकृत हुआ है और ये स्वीकृति के द्वारा करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। ऐसे 49 करोड़ लोग हैं, युवक है, युवती है, जिसको मुद्रा योजना के द्वारा सहयोग मिला। मैं बैलेंस नहीं, कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं। जैसा हमारी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रयास करा और सारे देश में रोजगारी का निर्माण हुआ, लेकिन मैं तमिलनाडु के माननीय सांसद को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके कहे कि सारे देश में रोजगार सृजन हो रहा है। भारत सरकार ने 15 विविध योजना के द्वारा रोजगार सृजन का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये योजनाएं उनके राज्य में भी लागू हो रही है, वहां भी लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन अपनी सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आज तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 है, देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है। तमिलनाडु में मैं बताना चाहूंगा, जहां LFPR सर्वे के मुताबिक 60% LFPR हमारा था, वो कम होके 57% हुआ है। वैसे ही WPR रेशियो श्रमिक जनसंख्या अनुपात बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी तमिलनाडु में 56% था, वो भी कम होके 54% हुआ है। तो भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के जो प्रयास है उसमें तमिलनाडु सरकार सहयोग करेगी और विशेष एफर्ट करेगी तो तमिलनाडु में भी रोजगारी का सृजन ज्यादा हो सकता है। मंत्री जी, माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। माननीय सुरजेवाला सवाल। हेलो, थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। सर, द मिनिस्टर स्पोक अबाउट employment generation, but we are all lost. It's completely lost as to what he really said. Sir, on 20th May 2024, Honorable Prime Minister said that they have created 6 crore jobs in 7 years. Within 58 days, Prime Minister changed on 13th July 2024 and said in 3 years they've created 8 crore jobs. Then on 12th July, a day before, one senior minister of the cabinet says in 10 years they've created 12.5 crore jobs. But sir, my question sir is, in Lok Sabha they answered
that 22 crore people applied for government jobs, but only 7,22,000 got. We are confused. Prime Minister himself doesn't know how many jobs have been created. Ministers don't know. Will the minister answer in last 10 years how many jobs have really been created? Thank you. Thank you. डेप्यूटी चेयरमैन सर, सुरजेवाल जी भ्रमित ही रहेंगे और उसका रीजन ये है कि इसलिए तीसरी बार वहां पर बैठे हैं और ये भ्रमित रहे हैं इसलिए एक सामान्य सुरजेवाल जी सुनिए, एक सामान्य लॉजिक है। कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रो करती है, कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रो करती है तो रोजगार सर्जित होता ही है और हमें तो प्राउड फील करना है, गौरव लेना है। कोविड के बाद डेवलप्ड कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो चुका है, वैसी स्थिति में हम 8% इकोनॉमिक ग्रोथ से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हैं। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है जब सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है, जब ट्रेड सेक्टर आगे बढ़ता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है, ये सब में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ होता है, तब जाके देश की इकोनॉमी ग्रो होती है। और ये सबसे बड़ा सामान्य सेंस का विषय है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी मतलब देश में रोजगारी का सर्जन हो रहा है। छोटे मोटे फिगर बिगर लेके मत घूमते रहिए, अप्रिशिएट करिए। भारत सरकार देश में 3 अरे सर एक समय था जिसके पास डेटा क्रिएट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और डेटा ही क्रिएट नहीं होता था, कितने लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला। आज 2017-18 से भारत सरकार ने एक रोबस्ट मैकेनिज्म तय करा है जिसमें हम हर साल में एक बार डेटा क्रिएट करते हैं, आने वाले दिनों में 6 महीने में, बाद में हर महीने में कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, ये हम क्रिएट करेंगे। और ये तो मैकेनिज्म के तहत होगा, जो डाउन होगा तो डाउन होगा, अप होगा तो अप होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले। इसलिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाप शनाप हर चीज में पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। चलिए नए भारत के निर्माण में आपको साथ में आना है, आइए हम सब साथ में मिलकर 140 करोड़ की जनसंख्या नया भारत का निर्माण करें और विकसित भारत बनाए। माननीय समीरुल इस्लाम। Sir, I have a question for Honorable Minister. Will the Minister be pleased to share the unemployment rate in the country? Will he inform this House about the challenges the government facing to control unemployment? Thank you. साहब, बेरोजगारी को नियंत्रण करने का एक ही रास्ता है, देश में रोजगारी का सर्जन करो। और जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट रोजगारी के सर्जन के लिए एफर्ट ले रही है, इसलिए ही पिछले 5 साल में देश में बेरोजगारी कम हुई है। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री जी की बड़ी पैनी नजर है, कौन कितना खाता पीता है सब कुछ। मेरा उनसे सिर्फ एक छोटा सवाल है, इसलिए भी कि इनका प्रेशर कुकर अद्भुत है आंकड़ा पकाने का। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप एम्प्लॉयड की बात करते हैं, इज द गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेटिंग टू हैव अ डेटा अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? थैंक यू। मनोज झा साहब, उसमें कोई टेम्परेचर प्लस नहीं होता है। हम सरकार है, मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना हमारी जिम्मेवारी होती है, यही मोदी जी ने हमें सिखाया है। देश में बहुत क्लियर है, फिगर जो आता है वो सिस्टम से आता है, मैकेनिज्म से आता है और हमने बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाई है, सिस्टम से ही फिगर निकल के आते हैं। आप भी जाके हमारा LFPR डेटा देख सकते हो, आप भी VPR डेटा यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी देख सकते हो, सब डैशबोर्ड पर उपलब्ध है, आप जाके देखिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैसे गिरावट आई, ये सारा पब्लिकली उपलब्ध है, मनोज जी भी उसको जाके देख सकते हैं। और हम
उसके लिए हमारा कमिटमेंट को व्यक्त। Thank you. Now question number 182, Honorable S. Selvagan Bethi. Sir, question number 182. प्रश्न क्रमांक 182, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क पिछले 3 वर्षों के दौरान किन राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कमी आई है, तत्संबंधी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। ख पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वन क्षेत्र में वृद्धि करने तथा देश के विभिन्न शहरों में नए वन क्षेत्र विकसित करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का पुडुचेरी सहित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। और ग क्या सरकार की वन क्षेत्र की उपयोगिता के आधार पर इसमें वृद्धि करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री जी। श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। सभापति जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। First supplementary. Thank you, sir. My first supplementary is the recent tragedy in Wayanad is an example of neglecting the recommendation of the Godgill Committee. The report recommended the complete ban on the use of genetically modified crops in the eco-sensitive zone 1 and 2 areas, and also stop to construct the railway projects and major road projects. The ecologically sensitive zones are filled with loose and red soil. If there had been a tree cover, the calamity could have been arrested or lesser. My question is, will the government formulate a device mission scheme to establish tree cover in such zones? Please be brief. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य का संबंध जो प्रश्न था वो फॉरेस्ट कवर को लेकर के था। जहाँ तक फॉरेस्ट कवर में डेवलपमेंट एक्टिविटी का विषय है, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने की एक प्रक्रिया है, और उस निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी फॉरेस्ट कवर का अगर में या वाइल्ड लाइफ एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी है तो उसके अंतर्गत ही ये परमिशन दी जाती है। दूसरा, देश में लगभग 647 से ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन है, जिसके इको सेंसिटिव जोन निर्धारण करने की प्रक्रिया राज्य सरकार के दिए गए सुझाव के आधार पर ये इको सेंसिटिव जोन की प्रक्रिया की जाती है। तीसरा विषय मैं सदस्य को क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में वायनाड में कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस केवल एक दी गई, वो भी सैद्धांतिक स्तर पर 17 हेक्टेयर जमीन में कैनाल की दी गई, जिस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ, और केंद्र सरकार के द्वारा कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्वीकृति पिछले 10 वर्षों में वायनाड के उस एरिया में नहीं दी गई जहां पर ये घटना घटी। Second supplementary. Sir, in the Union Territory of Puducherry, there is a land constraint to develop forest cover. Many government lands and temple lands available are not maintained. Therefore, will the government identify the vacant lands belonging to the government and the temples to establish tree cover with the native species and also provide special fund for such development and maintenance? Honorable Minister. जहाँ तक भूमि के संबंध में विषय है, भूमि राज्यों के स्वामित्व का विषय होती है, और अगर किसी भी क्षेत्र का फॉरेस्ट डाइवर्जन होता है तो उसके संबंध में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और एनपीवी जो है उसके निर्धारण के आधार पर ही डाइवर्जन की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, पांडिचेरी में जहाँ तक फॉरेस्ट कवर की बात है, पांडिचेरी में 2017 में 53.67 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर था, जो 2019 में घटकर 52.41 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था, परंतु वहाँ पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और अन्य गतिविधियों के कारण फॉरेस्ट कवर बढ़कर के अब 53.30 ये 2021 में हुआ है, और ये जो चिन्हित करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों के द्वारा अगर कोई नगर वन भी चिन्हित किया जाता है तो कैंपा के द्वारा फंडिंग की जाती है। Thank you. Third supplementary, Honorable Jairam Ramesh ji. Question to the Honorable Minister comes from Annexure 1 of his reply. Andaman and Nicobar Islands, the total area is 8,260 square kilometers. 83% of it is forest area. Now, we have been reading in the newspapers over the last couple of months that there is a huge mega project in Great Nicobar which is going to lead to a loss of thousands of hectares of good, rich forest which is ecologically very sensitive. I'd like to ask the Honorable Minister, what is the status of this and what steps are going to be taken to prevent the loss of forest cover
in an ecologically fragile and sensitive area of the country. माननीय उपसभापति महोदय, अंडमान निकोबार के जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो एक बड़ा क्षेत्र सघन वन से आच्छादित है, वहाँ पर जो स्वीकृति दी गई है वो पर्यावरणीय जो स्वीकृति है उसके अनुकूल दी की गई है। और स्वीकृति देने से पहले सभी विशेषज्ञों से वार्ता करके कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की जमीन का निर्धारण करके और विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र में बीएसआई, जेडएसआई जैसे जो हमारे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हैं, जो वन्य जीवों के प्रजनन और बाकी विषयों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के स्वीकृति सैद्धांतिक तौर पर दी गई है, जिसका विवरण भी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार, fourth supplementary. Forest fire is one of the major factors for the depletion of forest cover in our country. As for the Forest Survey of India data, last year in FY 23-24, there were 12,114 major forest fires in the country. So I would like to know from the Honourable Minister, what is the government doing to prevent such forest fires which contributes to the depletion of forest cover? माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट फायर का विषय है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सैटेलाइट सेंसर्स के द्वारा उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और सैटेलाइट बेस्ड सर्वे के द्वारा हम फॉरेस्ट फायर का निर्धारण करते हैं। फॉरेस्ट फायर लगने के काफ़ी कारण हैं। स्थानीय स्तर पर जो मवेशी चराने हमारे लोग जाते हैं, उनके कारण, तापमान के कारण, कभी कभी दुर्घटना के कारण, कभी कभी कुछ जगहों पर इस प्रकार का वृक्षारोपण किया गया है जो आग के लिए बड़े संवेदनशील तंत्र के रूप में काम करते हैं। इसके लिए हमने लगातार फॉरेस्ट एरिया में जहां पर ये फॉरेस्ट फायर लगती हैं पिछले 3 सालों में, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। इवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान में भी हम एक फायर लाइन का निर्धारण करने का निर्देश देते हैं। अगर फॉरेस्ट में फायर भी लगे तो जो फायर लाइन क्षेत्र है वो 2 क्षेत्रों को अलग करने का कार्य करता है। हम इसकी सघन रूप से निगरानी करते हैं और आवश्यक जितने भी साधन हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। थैंक यू। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल एम थम्बी दुरई। Thank you, Deputy Chairman, sir. Honorable Minister has given the list of the annexer. The forest areas is increasing and decreasing at a, especially small states, northern states, all the states, the decrease is there. And also, if you take Pondicherry also, as he said, less is going on. Sir, in Tamil Nadu also, the increase is very less. Increases are shown plus point, but it's less. I want to know from the Honorable Minister, what are the actions are going to take, especially Tamil Nadu, like that deforestation is taking place in many places. There are illegal activities going on. That is what we have seen that. If the timbers are cutting in Tamil Nadu area, please, it is rain, we are not able to get. Some floods are coming. Whether government will take any action, advise the state Tamil Nadu government to take the action to increase the forest area. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट क्षेत्र के बढ़ने के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो देश में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया बड़ा है वो मुख्य रूप से उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। जहां तक उत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, 90%, 80% तक का फॉरेस्ट कवर है, वहाँ निश्चित रूप से विकास परियोजनाओं के कारण थोड़ी कमी दिखाई देती है। उसका कोई कारण अवैध रूप से फॉरेस्ट को काटना नहीं है। जंगलों की अवैध कटाई के लिए हमने सख्त कानून बनाए हैं और अब हम उसकी मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से भी करते हैं। अगर कोई विशेष जगह या उदाहरण माननीय सदस्य को तमिलनाडु के संदर्भ में लगता है तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे संज्ञान के अंतर्गत लेकर के आए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 183, ऑनरेबल श्री हरीश बीरन। प्रश्न क्रमांक 183, क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव के संबंध में जांच करने के लिए गठित भारत के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है? ख, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है? ग, सरकार द्वारा प्रस्ताव के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा पहचान की गई प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? और घ, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव के निहितार्थ
और व्यवहारिता के संबंध में राजनीतिक दलों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया जा रहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। उत्तर सभा पटल पर रखें। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, the convenience of movement and deployment of forces is one of the reasons why the elections are held in several phases, particularly even in state assembly elections. Now, sir, my question to the Honourable Minister through you is how is the deployment possible when elections are held simultaneously, and what are the costs involved in the said process? Thank you. उप सभापति जी, वन नेशन वन इलेक्शन इसको लेकर के एक HLC गठित की गई। उसके करीब हाई लेवल कमेटी में 191 दिन में 65 मीटिंगें हुई। उसमें कई रीजन आए कि अपने को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने चाहिए। उसमें एक रीजन ये आया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगने से डेवलपमेंट का काम रुकता है, और एक विषय ये आया कि खर्चा भी अधिक होता है और सुरक्षा कर्मी भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं बार बार। जो अभी सप्लीमेंट्री पूछा माननीय सदस्य ने, ये फोर्सेस कितनी लगेगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, ये विषय भी हमारी कमेटी के सामने आया। ये भी एक रीजन था जिसके कारण इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर इस दिशा में देश को बढ़ना चाहिए। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी गई है, और इसके जो क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है, जिनमें कई संविधान संशोधन और होने हैं, उन पे विचार किया जा रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. Sir, the Honourable Minister in his reply has said that there are number of constitutional amendments which might be required if one nation one election is to be implemented. My question to the Honourable Minister is whether the government is planning to delete Article 356 from the Constitution of India for the said purpose. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, ये आर्टिकल 356 का इस क्वेश्चन से संबंध नहीं है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री पूछा माननीय सदस्य ने, उसका जो पहला पार्ट था उसमें हमारी हाई लेवल जो कमेटी रिपोर्ट ने T3 जो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करता है, आर्टिकल 172 जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, आर्टिकल 82A और आर्टिकल 324A और आर्टिकल 325, आर्टिकल 327, सेक्शन 5 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली एक्ट 1991, ये ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली NCTD की बात करता है। सेक्शन 5 ऑफ द गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, सेक्शन 17 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जैसे कुल 18 कॉन्स्टिट्यूशनल और रिलेवेंट कानूनों के संशोधन के रिकमेंड किए हैं। 356 इसमें इस कमेटी ने इसमें विचार नहीं किया है। थैंक यू। माननीय श्री राजीव शुक्ला, थर्ड सप्लीमेंट्री। सभापति जी, जो मंत्री जी का जवाब है उसमें संक्षिप्त जवाब है, जिसमें एक रिपोर्ट सौंप दी, इसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं उनके हिसाब से कि अगर कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर उसको जो है चुनाव उतनी अवधि के लिए कराया जाएगा। अब सपोज 4 साल चलने के बाद विधानसभा भंग हो गई तो 1 साल के लिए चुनाव कराएंगे क्या? मेरा मानना है कि इसमें आप इस तरह का संशोधन करिए कि कोई हाउस डिजॉल्व ही ना हो 5 साल के पहले, तब तो संभव है वन नेशन वन इलेक्शन, वरना नहीं संभव। तो मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ क्या इस दिशा में विचार करेंगे? और दूसरा, संविधान संशोधन करें तो कैसे संविधान एक ही सवाल। हाँ, एक ही कौन से संविधान संशोधन? एक ही में 2 सवाल नहीं, एक ही सवाल। हाँ ठीक है, प्लीज। डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो HLC की रिपोर्ट में ही इसका समाधान है। जो हमने HLC की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपी है, उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देते हुए बताया गया है कि पहले चरण में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। उसके पश्चात दूसरे चरण में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव 100 दिन के अंदर होंगे, और इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ये जो बात पूछ रहे हैं वो उस रिपोर्ट में ही है, कुछ के आगे पीछे अवधि होगी, लेकिन वो संविधान संशोधन के बाद होगी। थैंक यू। माननीय संजय कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम लोग भी इस कमेटी में जा करके अपने पार्टी के तरफ से इसके पक्ष में ही बात रखे थे कि इसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में कब आएगा,
और अगला जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उस समय तक उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई उनका प्लान है कि नहीं? उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी को जब रिपोर्ट सौंप दी गई कमेटी के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में ही है। एक विषय में जो आपने उठाया मैं बताना चाहता हूं कि एचएलसी की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 62 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एविडेंस इनके सामने दिया, वो उपस्थित हुए, माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी पार्टी भी उपस्थित हुई। जो 47 दलों ने अपना फीडबैक दिया उसमें 32 जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में थे और 15 राजनीतिक दल ही वन नेशन वन इलेक्शन से असहमत रहे। पब्लिक डोमेन में ही है रिपोर्ट। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है उन पे विचार किया जा रहा है। थैंक यू। माननीय वीरेंद्र कुमार वैश्य। Thank you, Chairman, sir. One nation, one election, election reform is the call of the hour. We remember former Law Minister Dinesh Goswami Commission, Dinesh Goswami Committee given a report regarding the election reforms long back, sir. I want to know from the Honorable Minister, his government is seriously thinking the implementation of recommendation given by the Dinesh Goswami Committee report. Thank you. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने सही कहा कि जितने भी रिपोर्टें हमारे पास आई थी, जैसे इलेक्शन कमीशन की फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट 1983, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट और नेशनल कमीशन रिव्यू ऑन वर्किंग उनका इसकी रिपोर्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 2018 की रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें हमने इस रिपोर्ट में अंकित भी की है, उनका उल्लेख भी किया है, इसलिए ही वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में रिपोर्ट दी गई है। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 184, माननीय श्री नारायण दास गुप्ता जी। प्रश्न क्रमांक 184, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क आज की तारीख के अनुसार देश में कुल कितनी भूमि को वन भूमि घोषित किया गया है? ख देश में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में विगत 10 वर्षों के दौरान कितने हेक्टेयर वनों की कटाई की गई है? और ग सरकार द्वारा विकास के नाम पर की जा रही वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे अवसर दिया आपने। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने दी है मेरे प्रश्न की उसमें। और एक जो आपने बताया कि जी टोटल इन 10 years 1733.97 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड जो है वो अप्रूव हुई है फॉर डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इंक्लूड्स दी हिल एरिया आल्सो। अभी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही लैंडस्लाइड हुए हैं और इसका एक कारण है कि जो आपने लैंड जो हिल एरिया में ये जब डेवलपमेंट के लिए दी है वहाँ पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन जब पेड़ रहते हैं जड़ें उनकी ज़मीन को पकड़ के रखती हैं और जब हटा दिए जाते हैं ज़मीन वो छोड़ देती है, उसका एक कारण है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हिल एरिया में कितना, आपने अलग फिगर नहीं दी है, हिल एरिया में कितना आपने लैंड अप्रूव करी है डेवलपमेंट के लिए, और जो लोगों को जान माल का नुकसान होता है, घर के घर बह जाते हैं भूस्खलन इसमें लैंडस्लाइड में, उसको रोकने के लिए क्या आपने स्कीमें दी हैं? और जो लोगों को लॉस होता है, जान का भी माल का भी, घर के घर बह जाते हैं, उसका कंपनसेशन देने के लिए, हालांकि आप कहेंगे ये राज्य का विषय है, लेकिन क्या कोई सरकार, केंद्र सरकार एडवाइजरी इशू करती है कि जिनके इस तरह के लॉस होते हैं उनको कंपनसेशन किस प्रकार से दिया जाए? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जो फॉरेस्ट क्षेत्र में हम लोग फॉरेस्ट एरिया में जो परमिशन देते हैं और फॉरेस्ट एरिया की जो लैंड को डाइवर्ट करने की जब परमिशन देते हैं तो हम 2 प्रावधान लगाते हैं। एक कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की, उसके एवज में रिकवरी की ज़मीन, और दूसरा उसका एनपीवी, जो उसका एक मूल्यांकन करने का तरीका है, उस मूल्यांकन के आधार पर राशि जमा भी की जाती है। और इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने इसके उत्तर में ध्यान दिलाया है कि पिछले 10 वर्षों में 1,73,396 हेक्टर, मतलब 1,733 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो इस तरह के विकास की गतिविधि के अंतर्गत गया है।
पर जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में जमीन लेने का जो क्रम है उसके कारण मैं माननीय सदस्य महोदय को ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 21,761 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा इंक्रीज भी हुआ है, तो इसमें हमने पूरी तरीके से जमीन की क्षतिपूर्ति की भरपाई करी है। जहाँ तक विकास योजनाओं में केवल हम जमीन ही देने के साथ एनपीवी ही नहीं रखते, हमारी जो अन्य शर्तें रहती हैं, विशेष रूप से जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा है कि जब पहाड़ी क्षेत्र में कोई जमीन होती है तो उसका पेड़ कटने से जो है वो नुकसान होता है, उसके लिए हम सामान्यतः इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम यूजर एजेंसी को कोई काम करने के लिए देते हैं तो सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन जो वर्क्स हैं, हम हमेशा इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो उसका पूरी तरीके से यूजर एजेंसी के द्वारा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर मिट्टी की कटाई या उसका मॉइस्चर को अगर हमने अपने विकास कार्यों के साथ नहीं रखा तो उसके लिए हम बाकायदा दिशा निर्देश जारी करते हैं। दूसरा, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा, चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये अपने जंगली जानवरों के जाने के रास्ते हैं, तो मिटिगेशन मेजर्स में हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान और विशेष रूप से उसमें पैसेजेस हम देखते हैं ताकि सड़क वगैरह बनने के कारण हमारे जो जंगली जानवर, जो हमारा वन्य जीव है, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। जो दूसरा एक सहायक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस क्षेत्र में कितनी जमीन जो है वो गई है, वो मैंने अपने उत्तर में ही कहा है, द स्टेट एंड यूटी वाइज डिटेल्स आर गिवन इन द एनेक्सर। तो इस प्रश्न के साथ जो एनेक्सर लगा हुआ है उसमें सभी प्रदेशों को दिया गया और उसमें जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वो भी सम्मिलित है, वो विस्तार से इस आपके लिखित उत्तर में दिए गए। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, protection and sustainable management of the forest are primarily the responsibility of the state government and union territory. This is the answer you have been given. Whether the government has undertaken any survey or developed any mechanism to identify landslide-prone areas in advance so that the loss of life can be prevented well in advance, as on the lines of tsunami early warning system. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, दो विषय हैं। पहली बात, जब हमारे यहाँ एक 1987 से फॉरेस्ट सर्वे की एक पूरी संगठित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हर 2 वर्ष में हम फॉरेस्ट एरिया का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करके सबके सामने रखते हैं। जहाँ तक उसके वर्गीकरण का विषय है, हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ये 3 कैटेगरी में हम सामान्यतः फॉरेस्ट का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ट्री जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है उसका भी हम लोग पूरा समीक्षा करके पूरा विषय रखते हैं, क्योंकि देश के ग्रीन कवर में को प्राप्त करने का एक 33% देश का ग्रीन कवर करने का लक्ष्य जो देश के कार्बन सिंक के योगदान के लिए आवश्यक है उसका करते हैं। जहाँ तक ये जो घटनाक्रमों का विषय है, ये पूरा विषय डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा देखा जाता है, स्थानीय राज्यों के द्वारा दिया जाता है। हमारा सर्वेक्षण जो है वो फॉरेस्ट एरिया के सर्वेक्षण का विषय है, उसकी जो पूरी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, उसकी डेंसिटी है या वो ओपन एरिया है, उसकी पूरी जानकारी का रिकॉर्ड हम रखते हैं और प्रकाशित भी। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री इमरान प्रतापगढ़। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ कॉरिडोर बनाने के लिए तकरीबन 33,000 बड़े पेड़ और छोटे मिलाकर के 1 लाख पेड़ों को काटने की योजना है, तो क्या भारत सरकार के संज्ञान में ये बात है, और अगर है तो भारत सरकार इस पे सहमति दर्ज करा रही है? दूसरा, इसी के साथ मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि उत्तराखंड का जोशी मठ लगातार दरक रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री नंबर 1 का /1 का उत्तर, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सप्लीमेंट्री 1 का /2 का उत्तर, ये विषय एनडीआरएफ देख रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, संत बलबीर सिंह जी वो नोट हियर। सप्लीमेंट्री नंबर 4, डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, sir. Sir, in line with our coming Montreal commitments to achieve 30 by 30, a worldwide initiative for governments to designate
30% of Earth's land and ocean area as protected area by 2030. Rampant deforestation is antithetical to the goal. The ministry has also given a nod to more than 80 projects requiring 2 to 3 million trees to be felled. The alternative has been afforestation efforts with compensatory afforestation fund management and planning authority. My question, sir, is there any data to suggest that the afforestation of new trees is a replacement for millions of acres of untouched foreign land? Untouched forest cover, sir. Forest cover. Your last answer was brevity is the soul of wit. माननीय सभापति महोदय, But that is allowed once a day only. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो भाग हैं। पहला ये है कि जो कॉप पेरिस की कॉप के बाद हमने जो अपने 8 लक्ष्य दिए थे, एनडीसीज दिए थे, 3 उसमें क्वांटिटेटिव थे, उसमें एक लक्ष्य ये था कि हम भारत में जो ग्रीन कवर है अपने कार्बन श्रिंक के लिए उसको 33% तक बढ़ाएंगे, जो अभी 1.97 बिलियन है। माननीय सदस्य का कहना एकदम सही है और इसलिए उसको बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन का तो योजना चलाई ही जा रही है, उसके साथ ही साथ कैंपा के अंतर्गत भी योजना चलाई जा रही है। शहरों के अंतर्गत नगर वन योजना के तहत इसके विस्तार के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ट्री कवर को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जैसा महत्वपूर्ण अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे समुद्री क्षेत्रों के और जो भारत की 7,600 किलोमीटर लंबी जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भी ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए मिष्टी जैसा कार्यक्रम जो उसको मैंग्रोव सीशोर इंटेंजिबल इनकम करके जो बड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है उसके अंतर्गत भी ट्री कवर को बढ़ाने का काम किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस ग्रीन मिशन को बढ़ाने के लिए स्कूल नर्सरी योजना जैसे और हमारे जॉइंट जेएफएमसी के द्वारा भी कार्यक्रम और अभियान किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर को पेड़ को बढ़ाने का कार्य किया जाता है ताकि जिससे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उसको प्राप्त किया जा सके। दूसरा जो 30x30 का प्रिंसिपल है, पिछले साल जब बायोडायवर्सिटी की कॉप मॉन्ट्रियल के अंतर्गत हुई थी तब ये कहा गया था कि दुनिया के जैव विविधता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को देखते हुए पूरी दुनिया सम्मिलित रूप से ये प्रयास करे कि 30x30 के एरिया को बायोडायवर्सिटी के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए। भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मुझे बताते हुए भी खुशी है कि हमारे यहाँ पर लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसमें हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, हमारे पास 33 एलिफेंट रिजर्व है, हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। भारत ने अपनी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य किया है और सम्मिलित रूप से जो दुनिया के प्रयास है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 5 श्रीमती रंजीत रंजन। आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि 182 और 184 में भी जो आपने दिखाया है कि लगभग किस वन तराई और पहाड़ी में कहाँ पे वन बढ़ रहे हैं और कहाँ पे कम हो रहे हैं, और उस डेटा में तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ले, हिमाचल ले, उत्तराखंड ले, सिक्किम ने, नॉर्थ ईस्ट ले, सब में वन क्षेत्र घट रहा है और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भी दोबारा से उन्हीं वन क्षेत्रों में लिए गए हैं। तो क्या ये सही है कि 1000 मीटर से ऊपर के सारे खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार वन क्षेत्र घट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपके आंसर में लगातार उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में है? फिर मैं आऊंगी कि जो भागीरथी 4 धाम वाली योजना है, आप खुद कह रहे हैं कि वो सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसको भी जहां पे 6,500 देवदार के पेड़ भी हैं और दूसरा जो सिल्कवारा हुआ उसमें भी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया था। तो क्या ये सही है कि एक तरफ हम वन बचाने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ किसी भी बहाने से प्रोजेक्ट करने के लिए आज की तारीख में 1000 मीटर के ऊपर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हम अपने ही वन क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, एक ही विषय का 2 तरीके से प्रतिपादन किया जा सकता है। ये सरकार अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करती है। क्या अरुणाचल में अंतिम छोर तक सड़क पहुंचाना, क्या उनके पास प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र पहुंचाना, क्या उनके पास जल विद्युत की परियोजना पहुंचाना, क्या माननीय सदस्य लेट हिम कंक्लूड। ऑनरेबल मेंबर, लेट हिम कंक्लूड फर्स्ट। Honorable member,
माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः कहना चाहूंगा क्योंकि माननीय सदस्य ने 182 और 184 के संदर्भ में मेरे उत्तर के संदर्भ में कहा है। देश में जिन 5 राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा है उसमें उत्तराखंड नहीं है, पहला विषय। इसलिए उत्तराखंड की परियोजना के बारे में जो आपने विषय कहा वो आपके तथ्य से रखे गए फैक्ट के आधार पर ही सही सिद्ध नहीं हो। जो हमारे 5 राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, एक माननीय सदस्य, यदि अगर मंत्री जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो आपकी दृष्टि से सदन के पटल पर गलत कह रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसी का उपयोग कीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि एक जवाब देते हैं और आप इधर से कहेंगे। फिलहाल भी हमारी हालात बहुत खतरनाक है। प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल। इफ यू डिसएग्री विद द मिनिस्टर, टेक रिकॉर्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड वी विल टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन अगेंस्ट द मिनिस्टर if the statement is not true. But if it is true, then also things emanate. Please bear with me. Yes, Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं जो मेरा उत्तर दे रहा हूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो मेरे पूर्व के उत्तर में भी मैंने आपके सामने रखी थी, उसके पैरा 2.10 में जो चेंज इन फॉरेस्ट कवर है, उसके अंतर्गत जो समीक्षा आई है, उस पैराग्राफ के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है। और जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड है। हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहाँ पर ये बहुत सीमित मात्रा में क्षेत्र घटा है। क्या उत्तर पूर्व के राज्यों को सड़क पहुँचाना, क्या बिजली पहुँचाना, क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाना, क्या वहाँ की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना, वहाँ के गरीब लोगों को सुविधा पहुँचाना, यही तो है विकास की समन्वित कल्पना में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के विषय हैं, उनके बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका इस तरीके से प्रतिपादन ना करें। ये देखें कि समन्वित रूप से पूरे देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि समन्वित रूप से हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और सभी क्षेत्रों में ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सदस्यों को भी अपने क्षेत्र में ट्री कवर बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान के साथ भी जुड़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी, ट्री प्लांटेशन इज वन एस्पेक्ट एंड फॉरेस्टेशन इज अनदर। मैं सहमत हूँ। ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो द मिनिस्टर नोज इट मोर देन आई डू. I am only inviting his attention so that he can inform the House now or in future that not only we are engaged in afforestation but also in tree plantation. जी. And tree plantation is not a substitute of afforestation. जी, मैं सहमत। Neither compensation of it. The honourable member would be happy हम to संज्ञान में मिलेंगे। Question number 185, Shri Ajay Makan. प्रश्न क्रमांक 185, क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष आयोजित किए गए वार्षिक कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े फील्ड हॉकी टूर्नामेंट के रूप में अपना नाम दर्ज कराकर इतिहास रच दिया है। क्या सरकार ने इस प्रतियोगिता को संज्ञान में लिया है और इस प्रतियोगिता के लिए कितनी वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है या प्रदान की जाएगी। ऑनरेबल मिनिस्टर रक्षा निखिल खड़से, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री। सप्लीमेंट्री नंबर 1, श्री अजय माकन। Sir, this year Kodava hockey tournament entered Guinness Book of World Record without any support from the union government, whereas the state government fully supported Kodava hockey tournament. Starting in 1997 with just 60 teams, this year 360 teams with 4,834 players participated, making it the biggest tournament in the world. Kodagu district, where Kodavas come from, is considered as a cradle of Indian hockey, sir. Kodagu district has produced 50 Kodavas representing Indian hockey team. 7 of them are Olympians. Govinda, MP Ganesh, Somaya and many others are in this list. So my question is, as a former sports minister, I know that this is very easily possible. Looking at these facts, is the government thinking of giving grants either annually or one-time infrastructure development for this important place which has given so many Olympians, so many national players, known as a cradle of Indian hockey, given the importance of hockey in our country? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सवाल यहाँ पे कोडावा के बारे में रखा है
और ये बात सच है कि इस बार कोडावा जो खेल हुआ है, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है, तो इस बार गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड हुआ है। और जो फंड की बात वो कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार कोई भी डायरेक्ट फंड किसी स्टेट को मतलब किसी भी टूर्नामेंट के लिए नहीं दे सकती और राज्य की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। अगर वैसा कोई प्रस्ताव आता है तो केंद्र सरकार फंड्स उन्हें अलॉट कर सकती है। Supplementary number 2. Sir, I am asking supplementary number 2, but I myself, while asking the first question, I said I have been the sports minister myself. Kindly have a relook into this, because there are so many avenues, so many ways by way of which you can directly fund a tournament. There are many tournaments, football tournaments, many tournaments which are directly funded. So my supplementary number 2 is... You can make that suggestion separately to the Honorable Minister. Yes, sir. She would be happy to activate that also. Sir, I know, sir. Second I have been Speaker of the Assembly also, so I know my rights and privileges. Then you share Sir, my pain. Sir. Ajay Makanji, as the Speaker of the Assembly, Sir. Kindly spare some time and see me in my chamber. Sir. Second supplementary. Sir, should I come at 1:30 also, sir, along with them? Sir, my second supplementary. Sir, I had set up as a sports minister a high altitude training center in Kunnur. There is another high altitude training center in Himachal Pradesh. I think that this district, Kodagu district, should be considered as a high altitude training center. By way of asking a question, I am suggesting the Honorable Sports Minister, would they look into setting up a high-altitude sports training center in Kodagu? I think they should do it. This is a suggestion in form of a question. Honorable Minister. ने सुझाव दिया है, सुझाव की हम नोंद लेते हैं। Supplementary number 3, Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir, thank you so much. Sir, since we have the honor of the minister being here, कल जब डिस्क्वालिफिकेशन इसके कोडागू के बारे में नहीं है, और जब कल डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई थी विदेश फोगाट के ऊपर, take your seat. I have indicated this house is governed by rules. That's what, sir. That is why I started with this. You please have to confine to the question. 1.4 billion people are heartbroken, sir. I'm afraid. All I'm Don't force my asking hands. is, what Take is your the seat, government of India doing? Take your seat. What steps are Take they your seat, taking take your to seat. challenge Take the your seat. disqualification, sir? Take your That is seat. all, sir. Please That take was your all, seat. sir. Because Please don't take 1.4 billion people are looking Nothing is towards the government of Please India take your to seat. fight for the Bharat. Please take your seat. Dinesh Fogart, sir. That was Take your seat, Priyanka Chaturvedi. Honorable members, Minister is expected to be fully informed of the question that is before the House. If we use that opportunity for something else, we are sending two signals. One, we are not focusing on the question, and secondly, we are not following rules. Ask question limited to the issue involved. I hold the supplementary not relevant. Fozia Khan, supplementary number 4. Thank you very much, sir. Sir, what specific measures is the government taking to support and promote grassroots development in field hockey? How does the ministry plan to address challenges such as infrastructure availability, funding, and access to facilities at the grassroots level? Yes. Additionally, sir, what steps are being taken to ensure that regional initiatives like the Kodawa tournament receive consistent support and contribute to the broader growth of hockey? Honorable Minister. डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री। चेयरमैन सर, ये कोडावा फैमिली के द्वारा कोडागू डिस्ट्रिक्ट में हॉकी टूर्नामेंट के संदर्भ में प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं कोडावा फैमिली को भी अभिनंदन करता हूँ। वो उत्साह से अपने यहाँ कंपटीशन कराई और 1997 से वो कंपटीशन कराते हैं और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस टूर्नामेंट को नामांकन करवाए। बहुत बड़ी बात है और देश में हॉकी के अलावा सभी स्पोर्ट्स आगे बढ़े, उसके लिए देश में टैलेंट आइडेंटिफाई करे, टैलेंट को आइडेंटिफाई करके नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 3 इनिशिएटिव लिया गया है। एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के तहत देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया का सेंटर बनाया गया है और एक खेलो इंडिया के सेंटर के द्वारा जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे 40 इयर्स एबव है उसकी कंपटीशन आयोजित करनी और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर उसमें कंपटीशन आयोजित होती है। उसमें से एक सब सेक्शन है
कीर्ति प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खेलो इंडिया के तहत देश में बाल्यकाल में युवावस्था में स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे में टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना। अभी सारे देश में एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। उसके मुताबिक 1 लाख ऐसे टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी, उसको अच्छा कोचिंग की व्यवस्था करनी और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने टॉप स्कीम चलाई है। टॉप स्कीम मींस टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये स्कीम के तहत जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको उसमें प्रवेश मिलता है। जिसको उसमें प्रवेश मिलता है, ये सारे प्लेयर की सारी आर्थिक व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा होती है। वो खेलने के लिए जाते हैं, उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन में जाना है, भारत सरकार उसका खर्च बेयर करेगी। उसको अच्छा कोच चाहिए, कोच का सारा खर्च भारत सरकार बेयर करेगी। उसको कोई जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाना है, उसका खर्च भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1050 ऐसे खिलाड़ियों के पीछे भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है ताकि उसकी टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिले। तीसरा, जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है और खेलो इंडिया में निखर के आया, ऐसे प्लेयर के लिए भारत सरकार की स्कीम के द्वारा उसको हॉस्टल में रखा जाता है, उसके पर निगरानी रखी जाती है। हॉस्टल फी, खेलने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा देश में स्पोर्ट्स को महत्व मिले, हमारे देश में रही टैलेंट उसको अपॉर्चुनिटी मिले, देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। इस तरीके से हम स्पोर्ट्स को मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।